हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे और अपने पठन पाठन में लगे होंगे। फ्रेंड्स, ये जो हमारा वन लाइनर सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग बिहार के बारे में यानी बिहार जीके जीएस पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने बिहार के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे थे। आज हम पढ़ेंगे बिहार का इतिहास। कल के वीडियो पे आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, उसके लिए आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद। आज हम पढ़ेंगे बिहार का इतिहास। ये वीडियो हमारा 14 से 15 मिनट का होता है और ये आपका फटाफट रिवीजन के लिए है। अगर जो भी विद्यार्थी अपने तैयारी को अच्छे से कर चुके हैं, केवल एक रिवीजन चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। प्लीज़, जैसे कल आप लोगों ने सपोर्ट किया, कल वाले वीडियो को लाइक किया, कमेंट किया, अनुरोध है आपसे आज के वीडियो को भी आप लोग लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके सपोर्ट के लिए पहले से ही धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। बिहार के संपूर्ण टॉपिक, इतिहास, ज्योग्राफी, मतलब हर एक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, इस 1 शॉट वाले वीडियो में। अभी हम देख रहे हैं प्राचीन इतिहास बिहार का, पूरे भारत का नहीं, बिहार का, ठीक है। पहला लाइन दिया हुआ है, मुंगेर से मध्य पाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए थे। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मध्य पाषाण युग के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए थे, तो मुंगेर से प्राप्त हुए थे, ठीक है। अगला है चिरांद, जो जिला सारण है, चिरांद जिला सारण होना चाहिए था, और चेचर जो वैशाली जिला से संबंधित है, यहाँ से नवपाषाण युग के अवशेष मिले हैं। विदेह माधव की कहानी सतपथ ब्राह्मण से मिलती है, यहाँ इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। विदेह माधव की कहानी कहाँ मिलती है, सतपथ ब्राह्मण से मिलती है, जिसमें विदेह माधव सरस्वती नदी के तट पर रहते थे तथा वैश्वानर मतलब अग्नि को मुंह में धारण किए हुए थे। घृत का नाम लेते ही उनके मुख से अग्नि बाहर आ जाती है। तथा नदियों को जलाती हुई सदा नीरा, जो वर्तमान में बिहार में गंडक के नाम से प्रसिद्ध है, उसके तट पर ठहर जाती है। विदेह माधव आदि के पीछे पीछे अपने गुरु गौतम राहुगढ़ के साथ यहाँ आ गए। अग्नि ने सदानीरा के पूर्व विदेह को निवास स्थान बनाया। सदानीरा नदी और कौशल और विदेह की सीमा पर थी, ठीक है। इसके अलावा जो अगला फैक्ट है, वैदिक साहित्य में कीकट, भात्य प्रदेश आदि का उल्लेख है, जो बिहार को संदर्भित करता है, यानी कि बिहार को कीकट और भात्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ये हमें वैदिक साहित्य से पता चलता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद मगध, वज्जी और अंग, इनका वर्णन अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध धर्म से संबंधित है और भगवती सूत्र जो जैन धर्म से संबंधित है, यहाँ पे मिलता है कि बिहार में 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद थे। कौन कौन से, मगध, वज्जी और अंग। अगर आपको मगध, वज्जी और अंग की राजधानियाँ पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछे गए क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा। आपके आंसर से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। अगला क्वेश्चन, अंग आधुनिक भागलपुर व मुंगेर जनपद की राजधानी चंपा थी। बिंबिसार ने इसे मगध में मिलाया था। वज्जी संघ मगध में उत्तर दिशा में 8 गढ़ राज्यों का एक समूह था, जिसमें विदेह, वज्जी और लिच्छवी प्रसिद्ध थे। इसके अलावा वज्जी संघ में सबसे प्रबल लिच्छवी थे, जिसकी राजधानी वैशाली थी, जो आधुनिक वैशाली जनपद का बासाड़ गांव था। वर्तमान में जो आधुनिक वैशाली का बासाड़ गांव है, वही वैशाली नाम से प्रसिद्ध था। अगला, विदेह अपने दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था, जिसकी राजधानी मिथिला थी। ओके, अब हम देखते हैं कि जो यहाँ पे देखते हैं बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। बौद्ध संगीति कितनी हुई थी, 4 हुई थी। उन चारों को देख लेते हैं, बिहार में जो हुई थी, बिहार में और कहीं भी जितनी भी बौद्ध संगीतियाँ हुई उनको हम देख लेते हैं। पहली बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई, पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई, जिसे संप्रड़ी गुफा कहा जाता है। 483 ईसा पूर्व। अध्यक्ष महाकश्यप, शासक अजातशत्रु जो हर्यक वंश से संबंधित है। और इसमें हुआ क्या था, तो विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन किया गया था। अगर पूछा जाए विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन कब किया गया, तो प्रथम बौद्ध संगीति में किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति के शासक कौन थे, अजातशत्रु। अध्यक्ष कौन, महाकश्यप। अजातशत्रु किस वंश के, हर्यक वंश के। कब हुआ, 483 ईसा पूर्व। किस स्थान पर हुआ, राजगिरी, जिसे राजगिरी में संप्रड़ी गुफा में, ठीक। अब बात करते हैं दूसरी बौद्ध संगीति। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ। कहाँ पे हुआ, वैशाली में हुआ। कब हुआ, ठीक 100 साल बाद, 383 ईसा पूर्व। अध्यक्ष कौन थे, सर्वकामी। शासक कौन था, कालाशोक जो शिशुनाग वंश का था। और इसमें हुआ क्या, तो बौद्ध धर्म स्थाविर एवं महासंगिका में हो गया। दूसरे में क्या हुआ, बौद्ध धर्म एवं महासंगिका में विभाजित हो गया। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई। कब हुई, 257 ईसा पूर्व। अध्यक्ष कौन थे, गोकलीपुत्र तिषित थे।
शासक कौन था? अशोक था, मौर्य वंश का सम्राट सम्राट अशोक। इसमें हुआ क्या? तो तीसरा पिटक अभिधम को जोड़ा गया। अभिधम पिटक को कब जोड़ा गया? तृतीय बौद्ध संगति में। ये तीन जो हुए ये बिहार में हुए। चौथी बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। कहाँ पे? कुंडलवन कश्मीर में। किसके शासनकाल में? कनिष्क जो कुषाण वंश का शासक था, इसके शासनकाल में हुई थी। कब हुई? प्रथम शताब्दी। इसे 78 एडी भी लिखा जाता है, 78 एडी। और अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। ध्यान रखिएगा, एकलौती ऐसी संगीति जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों थे। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। राजा कौन था? शासक कौन था? कनिष्क था। किस मंदिर? कुषाण वंश से। क्या? धर्महीन यान और महायान में विभाजित हो गया। ये चार बौद्ध संगीतियां हैं। हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, फटाफट पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन अगर आप चाहते हैं तो बिहार जीके जीएस की एक और क्लास जो दानिश सर की बुक की है, इसी चैनल पे चल रही है, जिसमें अच्छे खासे एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छा खासा टाइम लेके आपको चीज़ें समझाई जा रही हैं। उसमें न सिर्फ बिहार जीके की या पूछे गए क्वेश्चन को भी शामिल किया, उस वीडियो के साथ भी ज़रूर जुड़ सकते हैं। अब हम देखते हैं जैन संगीतियाँ। सबसे बड़ी बात, बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई थी और जैन संगीति जो हुई थी वो 2 ही हुई थी। कितनी हुई थी? 2 हुई थी। पहली पाटलिपुत्र में हुई। कब हुई? 300 ईसा पूर्व। अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र। और शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें हुआ क्या? तो जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया। 12 अंगों का संपादन हुआ। ठीक। और दूसरी हुई बल्लभी बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग दिए गए, जिसे 8 मार्ग कहा जाता है। कौन कौन सा? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक बाणी, सम्यक
महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा और महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। इन्होंने कितने वर्ष की आयु में घर त्यागा? 30 वर्ष की। बुद्ध ने कितने वर्ष में त्यागा था? 29 वर्ष में। इनको ज्ञान प्राप्ति हुई 42 वर्ष में, यानी 12 वर्ष की तपस्या के बाद इनको ज्ञान प्राप्ति हुई, और बुद्ध को 6 वर्ष की तपस्या के बाद यानी 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। इनको 42 वर्ष की आयु में। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए मैं कंपेयर करके पढ़ा रही हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्हें बौद्ध या फिर तथागत कहलाए, बुद्ध कहलाए। और जब जैन धर्म में किसी को ज्ञान प्राप्त होता है तो उसे कैवल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैवल्य, यानी सर्वोच्च ज्ञान। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे हुई? तो जुम्बिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे। कहाँ पे? जुम्बिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी, साल वृक्ष। और महात्मा बुद्ध को वृक्ष कौन सा था? पीपल वृक्ष। नदी कौन सी थी? निरंजना नदी या पुनपुन नदी। और ठीक है, यहाँ पे हुआ था। अब देखते हैं अगला आगे क्या दिया है। कैवल्य प्राप्त होने के बाद कैवलिन, जिन यानी विजेता, आहार यानी योग, निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित कहलाए कौन? महावीर स्वामी। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर है? तो 24 तीर्थंकर है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है? सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। पंच महाव्रत जैन धर्म में कौन सा है? जैसे उसमें 8 थे, क्या थे 8? आपको वो बताया था ना मैंने, अष्टांगिक मार्ग। वैसे जैन धर्म में पंच महाव्रत है। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, आचार्य और ब्रह्मचर्य। ये 4 जो थे ये पहले से दिए हुए थे, इसको महावीर स्वामी ने जोड़ा था। महावीर ने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य दिया, जबकि शेष 4 व्रत कौन दिए? पारस्वनाथ दिए थे। कौन दिए थे? पारस्वनाथ। आपसे मेरा क्वेश्चन, पारस्वनाथ कौन से नंबर के तीर्थंकर थे और ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला, श्यानवाद यानी अनेकांतवाद या जिसे सप्तभंगनीय कहा जाता है, इसको ज्ञान की सापेक्षा का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। और ये किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष, क्योंकि जैन के बाद जस्ट बाद मगध का उत्कर्ष हुआ था। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ राजवंश था, जरासंध वंश का था, जिसका विवरण महाभारत में मिलता है। लेकिन इसका विवरण सिर्फ महाभारत में, पुराणों में ही मिलता है, साहित्यिक स्रोतों में नहीं मिलता है। अगर बात करें साहित्यिक स्रोतों की, तो साहित्यिक स्रोतों के अनुसार मगध का पहला राजवंश हर्यक राजवंश था, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक शासन किया था। बिंबिसार ने कौशल की राजकुमारी कौशला देवी, जो प्रसेनजीत की बहन थी, उनसे विवाह कर काशी को दहेज में प्राप्त किया। इसके अलावा उसने वैशाली की राजकुमारी चेलना से भी विवाह किया। बिंबिसार ने अंग नरेश ब्रह्मदत्त को विजित कर अंग को मगध में मिला लिया। बिंबिसार अपने राज्य को बढ़ाने के लिए 3 तरह के काम करता था। विवाह करता था, दोस्ती करता था, अगर नहीं काम बनता था तो लड़ाई करता था, ठीक है। फिर उसने जो है नरेश ब्रह्मदत्त को विजित कर अंग को भी मगध में मिला लिया। ये कैसे मिला है? लड़ाई के द्वारा। फिर उसका अवंती के शासक चंद्रप्रदोत के साथ युद्ध हुआ। कालांतर में चंद्रप्रदोत के इलाज के लिए उसने अपने वैद्य जीवक को भेजा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिंबिसार ने किसको भेजा था? तो जीवक को भेजा था। किसके इलाज के लिए? चंद्रप्रदोत के इलाज के लिए। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर मगध का शासन किया। मगध का शासन अजातशत्रु ने कब से कब तक किया? 492 से 460 ईसा तक किया। अजातशत्रु द्वारा बिंबिसार की हत्या से क्रोधित काशी नरेश प्रसन्नजीत ने मगध से काशी वापस ले लिया। कालांतर में दोनों में युद्ध हुआ और संधि हो गई। अजातशत्रु का काशी की राजकुमारी वजीरा से विवाह होता है, वह काशी पुनः प्राप्त हो जाती है। अजातशत्रु ने वज्जी संघ पर आक्रमण कर लिच्छवी को मगध साम्राज्य में मिला लिया। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वसक्कार को महात्मा बुद्ध के पास गणराज्यों को विजित करने का उपाय जानने के लिए भेजा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क करिएगा। किसे भेजा था? तो वसक्कार को भेजा था। उसके काल में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। कब हुई? 483 में। क्योंकि इसने कितने कब से कब तक शासन किया? तो 492 से 460 तक किया था, तो इसीलिए इसके शासनकाल में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, ठीक है। और इसके संरक्षण में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ राजगृह में। अभी हम लोगों ने पढ़ा था। महाकश्यप की अध्यक्षता में शासक कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उदयन मगध का शासक बना। 460 से 444 तक इसने शासन किया।
उसने अपनी राजधानी राजगिरी यानी गृहब्रज से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर लिया। पाटलिपुत्र कहाँ है? तो पाटलिपुत्र गंगा तथा सोन नदी के संगम पर बसा हुआ एक नगर है। उदयन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक, ये 3 लोग थे जिसे दर्शक के नाम से जाना जाता था। नागदशक को इन्होंने क्रमशः शासन किया, लेकिन अंतिम शासक नागदशक की हत्या शिशुनाग ने कर दी और शिशुनाग जो है, अब इसने जो है शिशुनाग वंश की स्थापना की। यहाँ पे मगध क्या कहते हैं, आपका हर्यक वंश समाप्त होता है। हमारा ये शॉर्ट वीडियो है, 14 से 15 मिनट मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शिशुनाग वंश पढ़ेंगे, मौर्य वंश पढ़ेंगे। तो उसको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और पूछे गए क्वेश्चन के जवाब भी जरूर दें। थैंक यू।